नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। इस अंक की सबसे पहली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX ने अपने प्लेटफॉर्म पर सीमा पार विद्युत व्यापार यानी CBET का प्रारंभ किया है। एक एकीकृत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय विद्युत बाजार के निर्माण की दिशा में IEX ने अपने विद्युत व्यापार मंच पर CBET की शुरुआत की है। दरअसल दक्षिण एशियाई क्षेत्र द्वारा विद्युत तक पहुँच, मांग आपूर्ति संतुलन और कम प्रति व्यक्ति खपत से संबंधित चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड की एक सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा IEX में नेपाल की भागीदारी के लिए अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। वर्ष 2019 में केंद्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण ने CBET के नए नियमों को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी ताकि पड़ोसी देशों के साथ विद्युत का व्यापार अधिक सहज हो सके। वर्तमान में मध्यम और दीर्घकालिक द्विपक्षीय अनुबंधों के माध्यम से लगभग 18 बिलियन यूनिट से अधिक का CBET हो रहा है। भारत भूटान से 8.7 बिलियन यूनिट आयात करता है और नेपाल से 2.37 और बांग्लादेश को 7 बिलियन यूनिट निर्यात करता है। आइए अब भारत के लिए क्षेत्रीय विद्युत व्यापार का महत्व जानते हैं। अधिशेष विद्युत वाले देश के रूप में भारत इस क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय विद्युत व्यापार का केंद्र बन सकता है। भारत में 382 गीगावाट की उत्पादन क्षमता है तथा उच्चतम मांग लगभग 185 गीगावाट की है। ये हरित ऊर्जा स्रोतों के अंतर विराम को प्रबंधित करने के लिए ग्रिड लचीलेपन को सक्षम करता है। इससे भारतीय विद्युत उत्पादकों को नए बाजार प्राप्त होंगे। भारतीय ऊर्जा विनिमय के बारे में बात करें तो ये भारत में भारत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित व्यापार मंच प्रदान करने वाला देश का प्रथम और सबसे बड़ा ऊर्जा विनिमय है। IEX नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह सूचीबद्ध कंपनी है। IEX केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित और विनियमित है। अगली खबर वाणिज्य क्षेत्र से। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 945 करोड़ रुपए से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की है। इस फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड द्वारा 300 इंक्यूबेटर के माध्यम से अनुमानित 3600 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने की संभावना है। इससे एक मजबूत स्टार्टअप पारितंत्र का सृजन होगा, विशेषकर टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए। इसकी घोषणा हाल ही में आयोजित प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान की गई थी। इसमें पात्र इंक्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को प्रारंभिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ रुपए आगामी 4 वर्षों में वितरित किए जाएंगे। सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्रों में अभिनव समाधान प्रदान करने वाले स्टार्टअप्स को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी। आइए अब स्टार्टअप वित्त पोषण के लिए की गई अन्य पहलों के बारे में भी जानते हैं। बजट 2020-21 में प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप्स के प्रत्ययन और विकास में सहायता के लिए नेशनल सीड फंड की घोषणा की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की निधि के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की गई थी। इसके अलावा वेंचर कैपिटल स्कीम, मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम और मुद्रा योजना आदि संचालन में है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें लगभग 38 यूनिकॉर्न शामिल हैं और इस इकोसिस्टम का सामूहिक मूल्य $130 बिलियन है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति ARCs की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा करेगी, साथ ही ऐसी संस्थाओं को वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम करने के लिए उपयुक्त उपायों की अनुशंसा भी करेगी। ARC एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है जो बैंक की देनदारियों यानी ऋणों
को परस्पर सहमत मूल्य पर खरीदती है और ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों को स्वयं वसूलने का प्रयास करती है। ARC को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया जाता है और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत यानी सारफेसी एक्ट 2002 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन पंजीकृत किया जाता है। आपको बता दें कि RBI परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में नियंत्रित करता है। आइए अब आपको बताते हैं ARC के लाभ। एकल अनन्य निकाय के तहत बैंकों के सभी अशुद्ध ऋणों को यानी बैड लोन्स को समेकित और परिमार्जित करने में सहायता करती है। इससे नियमित बैंकिंग संबंध प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि बैंकों को परिष्कृत बैलेंस शीट प्राप्त होती है और जोखिम उत्पन्न करने वाले ग्राहकों से मुक्ति मिलती है। ये उद्यमी के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती है और दबाव के समय दिवाला या शोधन अक्षमता संबंधी आवेदन करने की बजाय अन्य विकल्प उपलब्ध कराती है। केंद्रीय बजट 2021-22 में अशुद्ध ऋणों को समेकित और परिमार्जित करने के लिए नए ARC या बैड बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये संभावना व्यक्त की गई कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां सितंबर 2020 के सकल अग्रिमों के 7.5% से बढ़कर सितंबर 2021 में कम से कम 13.5% तक हो जाएंगी। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। नासा के इजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर की ऐतिहासिक प्रथम उड़ान सफल हुई। ये सौर चालित हेलीकॉप्टर दूसरे ग्रह पर संचालनीय और नियंत्रित उड़ान भरने वाला प्रथम विमान बन गया है। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण कम होने और अत्यंत महीन वातावरण के कारण ये कार्य कठिन था। इजेन्युटी को नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया था। ये उन स्थानों से नमूने एकत्रित करने में सहायता करेगा जहाँ रोवर नहीं पहुँच सकता है। परसिवरेंस रोवर प्राचीन जीवन के संकेतों का अध्ययन करेगा, नमूने एकत्र करेगा जिन्हें भविष्य के मिशनों द्वारा पृथ्वी पर वापस भेजा जा सकता है और नई तकनीक का परीक्षण करेगा जो भविष्य में मंगल ग्रह पर रोबोट और मानव मिशनों को लाभ पहुंचा सकती है। आइए अब जानते हैं मंगल का महत्व। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार मंगल पर कभी जल विद्यमान था, तापमान अधिक था और स्थूल या सघन वायुमंडल था जो संभावित जीवन योग्य वातावरण प्रस्तुत करता था। मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ मनुष्य जा सकते हैं या दीर्घ काल के लिए निवास कर सकते हैं, जबकि शुक्र और बुध पर अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। साथ ही बृहस्पति से आरंभ होने वाले बाह्य सौर मंडल के सभी ग्रह गैस से निर्मित हैं और अत्यधिक ठंडे हैं। मंगल पर भेजे गए अन्य मिशनों की बात करें तो इसमें भारत का मंगलयान, संयुक्त अरब अमीरात का होप, चीन का तियानवेन 1, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस और एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, इसके अलावा मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी मावेन और नासा का क्यूरियोसिटी रोवर आदि। भारत और जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का सामना कर रहे शहरों के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक के प्रवेश को रोकने वाली प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसे 3 वर्ष 6 माह तक कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में संचालित किया जाएगा। ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अनुरूप है, जिसमें निरंतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वर्ष 2022 तक प्लास्टिक के एकल उपयोग को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के विजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत प्रतिवर्ष 0.6 टन प्लास्टिक अपशिष्ट को महासागरों में निस्तारित करता है। इस तरह भारत समुद्री प्रदूषण के लिए उत्तरदायी शीर्ष 20 देशों में 12वें स्थान पर है। सभी प्लास्टिक का लगभग 15 से 20% नदी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से महासागरों में प्रवेश कर रहा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र उन 10 नदियों में से हैं जो महासागरों में 90% प्लास्टिक प्रदूषकों के विसर्जन के लिए उत्तरदायी है। आइए अब आपको बताते हैं कि समुद्री प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। वनस्पतियों और जीवों के विनाश के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा उत्पन्न हुआ है। मत्स्यन और पर्यटन उद्योग प्रभावित होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक और खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करने वाले कणों के जोखिम से संबंधित चिंताओं के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भारत द्वारा इस क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे भारत जहाजों से समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मारपोल का एक हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा वाणिज्य पोत परिवहन नियम 2009 के तहत समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जा रही है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। उच्चतम न्यायालय ने वीवीपैट से ईवीएम के मिलान को लेकर दायर याचिका अस्वीकृत की।
याचिका में मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोट गिनती के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के 100% मिलान की मांग की गई थी। वर्ष 2018 से उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक विधानसभा खंड में सत्यापन के लिए ईवीएम की संख्या को बढ़ाकर 5 कर दिया है। इससे पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ईवीएम का ही सत्यापन किया जाता था। वीवीपैट ईवीएम के साथ जुड़े प्रिंटर द्वारा मुद्रित कागज की पर्ची होती है, जो किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए वोट को सत्यापित करने में उपयोगी होती है। त्रिपुरा ने मिजोरम ब्रू शरणार्थियों का स्थानांतरण आरंभ किया। इससे पहले त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के स्थायी अधिवास की सुविधा के लिए केंद्र सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकारों तथा ब्रू रियांग शरणार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच एक चतुष्पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1997 में मिजो जनजातियों के साथ निर्जातीय संघर्ष के बाद मिजोरम से पलायन करने के बाद 30,000 से अधिक ब्रू त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। ब्रू समुदाय, जिसे रियांग के रूप में भी जाना जाता है, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में निवास करता है। ये समुदाय मिजोरम के मिजो समुदाय से निर्जातीय रूप से अलग है। त्रिपुरा में रियांग को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। करेंसी वॉच लिस्ट। अमेरिका ने मुद्रा क्रियाकलाप निगरानी सूची यानी करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग लिस्ट में भारत, चीन, जर्मनी और इटली सहित 11 देशों को शामिल किया है। सूची में उन देशों को शामिल किया गया है जिनके बारे में अमेरिका को ऐसा लगता है कि वे अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन कर अनुचित मुद्रा प्रथाओं में जुड़े हैं। अवमूल्यन से उस देश के निर्यात की लागत कम हो जाएगी और इससे कृत्रिम रूप से व्यापार घाटे में कमी आएगी। ये वर्गीकरण तुरंत किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को आरोपित नहीं करता है, लेकिन वैश्विक वित्तीय बाजारों में किसी देश के प्रति विश्वास में कमी जरूर करता है। आरबीआई ने काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर यानी CCYB को सक्रिय नहीं करने का निर्णय लिया। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर व्यापार चक्र से संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए बैंक द्वारा संरक्षित इक्विटी पूंजी है। इसका उद्देश्य ये है कि ये अनुकूल समय में पूंजी का एक बफर निर्मित करता है, जिसका उपयोग प्रतिकूल समय में किया जा सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त ऋण वृद्धि की अवधि में विवेकहीन ऋण देने से बैंकिंग क्षेत्र को प्रतिबंधित करना आदि इसके उद्देश्य हैं। इसे अधिक में बैंक और बैंकिंग प्रणालियों के निर्माण के लिए वर्ष 2010 के बेसल 3 मानक का हिस्सा बनाया गया था। आरबीआई ने वर्ष 2015 में CCYB पर दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन तब से इस अनुपात को 0% पर बनाए रखा है। फ्रांस ने इकोसाइड विधेयक का प्रारूप जारी किया। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने पर्यावरण के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के संग्रह के रूप में इकोसाइड अपराध के वर्गीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य जल, वायु या मृदा को जानबूझकर प्रदूषित करने वाले गंभीर और स्थायी प्रवृत्ति के मामलों से निपटने के लिए उपलब्ध प्रतिबंधों को सुदृढ़ करना है। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में एक वनाग्नि की घटना घटित हुई। ये केप टाउन शहर में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित है। इसकी सीमाओं के भीतर 2 विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं, टेबल माउंटेन और केप ऑफ गुड होप। शिनजियांग। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो चीन की सरकार द्वारा शिनजियांग क्षेत्र में किए जा रहे अपराधों की जांच करे। शिनजियांग एक स्वायत्त क्षेत्र है। ये चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित है और देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये अधिकांशतः रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ विश्व के कपास उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा उत्पादित होता है। ये तेल और प्राकृतिक गैस से भी समृद्ध है। शिनजियांग में मुस्लिम उइगर आबादी निवासित है, जो चीनी सरकार के दमन का सामना कर रही है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें और कोरोना के खिलाफ 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मास्क पहने, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।